हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और यूपी ट्रिपल एसएससी पेट 2025 का फॉर्म भरा जा रहा है और क्योंकि एग्जाम लगभग 2 महीने में होगा तो हम आज से ही तैयारी स्टार्ट करेंगे, तभी हम बेहतर तरीके से अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए इंडियन पॉलिटी की क्लास नंबर 1, और जिसमें आज हमारा टॉपिक होने वाला है प्रस्तावना प्रियम्बल। पहली क्लास है। प्रियम्बल से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि प्रस्तावना से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि प्रस्तावना में कई सारे शब्द हैं जैसे संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक। ये सभी शब्द के अर्थ क्या होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, बिना इसको जाने हम पॉलिटी को बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते। इसलिए हम शुरुआत कहां से करेंगे भैया, तो आप कहेंगे प्रस्तावना से करेंगे, क्योंकि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र भी कहते हैं, यानी इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन से ही शुरुआत करेंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे। और भाई अगर ये क्लास आप पूरी देख लेते हैं तो ये देखिए हैंड रिटन नोट्स मेरे हैं और बेहतर तरीके से मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। और अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स आपको चाहिए तो नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहां से आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने वहां पर प्रोवाइड कर दी है टेलीग्राम चैनल की लिंक, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 2 टेलीग्राम चैनल है, या तो आप ये वाला ज्वाइन कर लीजिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और दूसरा है जो मेरे चैनल का ही नाम है, आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको पता है कि पॉलिटी जो है आपके पेट के एग्जाम में 5 मार्क्स की पूछी जाती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इसे बेहतर तरीके से 5 मार्क्स हासिल करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतर से सेशन की। आज का टॉपिक होने वाला है प्रियम्बल। प्रियम्बल को हम उद्देशिका भी कहते हैं और प्रस्तावना भी कहते हैं। प्रस्तावना की अगर बात करी जाए तो प्रस्तावना को क्या कहते हैं हम, तो आप कहेंगे की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है प्रस्तावना को। परीक्षा में यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान की कुंजी किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा कि संविधान की कुंजी प्रियम्बल को कहते हैं। साथ ही ये ध्यान रखिएगा कि मैं आपको ये क्लास ले रहा हूं, ये डेमो क्लास है। अगर आपको ये सीरीज कंटिन्यू चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, तभी मैं कंटिन्यू करूंगा और बेहतर तरीके से एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें पढ़ाऊंगा। लेकिन आपको बताना है कि क्या इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ रही हैं सारी चीजें, और सारे सब्जेक्ट मैं कवर कराने वाला हूं। तो मैंने बताया कि प्रियम्बल को की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान की कुंजी यानी कि चाबी कहते हैं। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम जानेंगे कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, यानी कि जो प्रस्तावना है इसका निर्माण कैसे हुआ और उसके पीछे का रीजन जानेंगे, कहां से लिया गया है, ये सारी चीजें हमें जाननी है। तो अगर मैं बात करूं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी कि उद्देश्य संकल्प के नाम से एक प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया था। आपको ध्यान रखना है ये भी तारीख कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये बात आपको क्या करना है, ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है कि आपको ध्यान रखना है कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया था, तो आप कहेंगे उद्देश्य संकल्प, क्योंकि परीक्षा में यहां से भी प्रश्न बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा। ये जो उद्देश्य संकल्प उन्होंने प्रस्तुत किया था, इसे स्वीकार कब किया गया, तो संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को क्या किया, स्वीकार किया। यानी संविधान सभा ने स्वीकार किया। संविधान सभा ने, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि संविधान सभा ने स्वीकार कब किया था, तो आप कहेंगे कि 22 जनवरी 1947 को जो ये उद्देश्य संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, इसे स्वीकार कर लिया गया। तो वही चीजें आपको ये ध्यान रखना है। तो मैंने जैसे बताया आपको, यहाँ पर आप देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य संकल्प को प्रस्तुत किया, फिर 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के उद्देश्य संकल्प को स्वीकार कर लिया गया संविधान सभा के द्वारा। भैया ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है यानी कि उद्देश्य संकल्प है, ये ध्यान रखिएगा कि इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी कि उद्देश्य संकल्प का संशोधित रूप प्रस्तावना है। यानी कि जो प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने
जिसका नाम उद्देश्य संकल्प था, संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया था। उसी उद्देश्य संकल्प से प्रस्तावना ली गई है, या आप कह सकते हैं कि उसी उद्देश्य संकल्प का संशोधित रूप, यानी उसी उद्देश्य संकल्प प्रस्ताव में कुछ संशोधन करके जो बनी है वही प्रस्तावना है। आपसे कोई पूछे कि प्रस्तावना कहां से बनी है, तो आप कहेंगे उद्देश्य संकल्प प्रस्ताव से ही बनी है। उद्देश्य संकल्प प्रस्ताव का ही संशोधित रूप है, यानी कि इसमें कुछ सुधार किए गए और फिर उसे भारतीय प्रस्तावना का नाम दे दिया गया। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई कि कहां से चीजें आई, क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। अब हम जानेंगे कि ऑरिजिन क्या है, यानी कि स्रोत क्या है, संविधान निर्माताओं की ऊर्जा का स्रोत क्या है भैया। तो आप कहेंगे जैसे ये एक लोकतांत्रिक देश है, हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में जनता ही पावरफुल होती है, तो उसी तरीके से प्रस्तावना में जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि ऊर्जा का स्रोत जो है, ऊर्जा का केंद्र जो है वो है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। यानी कि संविधान निर्माताओं की ऊर्जा क्या है, तो आप कहेंगे हम भारत के लोग। इसीलिए आप प्रस्तावना को कभी भी देखेंगे तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना यहीं से शुरू होती है, हम भारत के लोग। अगर आपने अभी तक प्रस्तावना नहीं पढ़ी है तो 2 मिनट में मैं आपको दिखा देता हूं कि भारतीय प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे भारतीय प्रस्तावना के बारे में मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं, आप बेहतर तरीके से समझेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि आखिर भारतीय प्रस्तावना किस तरीके से लिखी गई है। तो आप देखेंगे, मैंने बताया ना कि संविधान निर्माताओं की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो आप कहेंगे संविधान निर्माताओं की ऊर्जा का स्रोत है भैया हम भारत के लोग। और इसीलिए जो भारतीय प्रस्तावना है संविधान की, वो कहां से शुरू होती है, हम भारत के लोग से शुरू होती है। और क्या लिखा हुआ है इसमें, तो आप कहेंगे इसमें लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, इसीलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। तो आप देखेंगे 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मसमर्पित करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इतनी चीजें लिखी हैं, आपको याद नहीं हो रहा है तो कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इसे याद करने की, मैं वैसे ही आपको बेहतर तरीके से समझा दूंगा। हमें सिर्फ की पॉइंट्स पर फोकस करना है कि आखिर समाजवादी क्या होता है भैया, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्या होता है, राजनैतिक न्याय क्या होता है, सामाजिक आर्थिक न्याय क्या होता है भैया, उपासना क्या होती है, समता क्या होती है, बंधुता क्या होती है, इन सबको आज हम जानने वाले हैं बेहतर तरीके से और इसी प्रस्तावना को बेहतर तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए ये चीजें हो गई। अब हमें जानना है वही चीज कि हमारी प्रस्तावना का नेचर क्या है, यानी स्वभाव कैसा है, प्रकृति उसकी क्या है, उसे हम जानने वाले हैं। तो जो नेचर ऑफ प्रियम्बल है, यानी कि भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वो क्या है भैया, तो आप कहेंगे संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। यानी जो हमारी प्रस्तावना है वह संप्रभुता यानी कि सोवर्ण, समाजवादी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष सेकुलर, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक और गणराज्य रिपब्लिक है। यानी ये 5 गुण आप कह सकते हैं, प्रकृति कह सकते हैं हमारी प्रस्तावना की है। अब एक एक कर सारी चीजें समझेंगे, क्योंकि पॉलिटी जब भी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो अक्सर ये प्रश्न बनते हैं कि आखिर संप्रभुता क्या है। तो भैया पहले हम जान लेंगे ये प्रस्तावना पढ़कर, तभी मैंने प्रस्तावना से स्टार्ट किया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम जानने वाले हैं कि आखिर संप्रभुता क्या होती है और इससे बेहतर तरीके से समझने वाले हैं। अगर मैं बात करूं भैया संप्रभुता की, तो आप कहेंगे कि फ्री डिसीजन मेकिंग पावर ही संप्रभुता है। आपसे कोई पूछे कि सोवरेनिटी क्या है, तो आप कहेंगे फ्री डिसीजन मेकिंग पावर, यानी कि निर्णय लेने की स्वतंत्रता ही संप्रभुता है। एक सीधी सी साधारण सी परिभाषा है कि निर्णय लेने की स्वतंत्रता को हम क्या कहते हैं, संप्रभुता कहते हैं। या हम थोड़ा और एक्सप्लेन करें इसे तो हम कह सकते हैं कि बिना किसी बाह्य दबाव के निर्णय लेने की स्वतंत्रता ही संप्रभुता है। बिना किसी बाह्य दबाव के निर्णय लेने की स्वतंत्रता क्या है भैया, तो आप कहेंगे वही संप्रभुता है। अब हम समझेंगे इसे मैप के माध्यम से, आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पर आप समझिएगा कि मान लीजिए हमारे इंडिया का मैप है, यहाँ पर कि संप्रभुता क्या है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सही से बना दूँ, बहुत ज़्यादा मुझे आता नहीं है डायरेक्ट बनाना, वैसे आराम से बनाना होता है तो मैं बना लेता हूँ, लेकिन आई विल ट्राई कि आपको समझ में आ जाए। बस ये भारत का नक्शा है, बहुत ज़्यादा सुंदर बनाने की मैं कोशिश नहीं करूँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट।
और एक बार ज़रूर बताइएगा, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर क्या कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बेहतर तरीके से आपको वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सारे नोट्स मिल जाएंगे। फिर आपको दिक्कत नहीं होगी नोट्स लिखने की, क्योंकि स्टूडेंट्स नोट्स ही रटते रहते हैं। तो मैंने पहले ही ये इंतज़ाम कर दिया है, हर क्लास के बाद उसके नोट्स जो हैं वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया करूँगा। तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। 2 चैनल हैं टेलीग्राम के, चाहे जो भी ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। एक प्रश्न कोश के नाम से है, जिसमें मैं क्विज विज पूछता हूँ, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, तो वहाँ भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, ये रहा हमारा भारत का मैप। ये आप समझ गए ना, मैंने कोशिश की है, बहुत एग्जैक्ट नहीं बनाया, लेकिन बस समझ जाइए कि ये इंडिया का मैप है। तो भैया क्या होता है कि कोई भी देश है, मान लीजिए ये हमारा भारत देश है ना, तो भारत देश में 2 तरह के मामले होते हैं। मैंने क्या बताया संप्रभुता में, कि निर्णय लेने की स्वतंत्रता ही क्या है, संप्रभुता है। यानी कि एक तो होता है भैया आंतरिक मामला। आंतरिक मामला क्या होता है भैया, कि देश के अंदर जो हो रहा है उसके संबंध में कोई निर्णय लेना क्या है, तो आप कहेंगे वो है आंतरिक मामला, या आंतरिक निर्णय हम कह सकते हैं। आंतरिक मामला आप कह सकते हैं, मामले हैं। एक तो भैया देश के अंदर क्या चल रहा है, जैसे चुनाव होने हैं, या कोई कानून आया है तो उससे संबंधी कुछ निर्णय लेने हो, या कोई नया रूल आया हो, कुछ भी हो, तो कोई भी निर्णय लेने हो, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, तो एक तो देश की सरकार देश के अंदर निर्णय लेती है। सरकार जो गवर्नमेंट है वो आंतरिक मामलों में निर्णय लेती है, उसमें तो सरकार स्वतंत्र ही है। हमारा भारत क्या है, स्वतंत्र है उसमें। तो एक तो आंतरिक मामले हो गए, लेकिन एक क्या होते हैं भैया, बाह्य मामले होते हैं, बाहरी मामले होते हैं। बाहरी मामले क्या होते हैं, कि जैसे विदेश नीति हो गई। बाहरी मामले कहने का मतलब आप कहेंगे ये क्या होते हैं, तो आप कहेंगे बाह्य मामले, एक्सटर्नल डिसीजन जो होते हैं, बाह्य मामले। अब बाह्य मामले क्या हो गए भैया, तो जैसे समझ सकते हैं कि इधर आपका नेपाल है, नेपाल दूसरा देश है, उसके ऊपर चीन है भैया। तो इनसे, इनके संबंध में कोई निर्णय लेना हुआ, इनसे कोई व्यापार करना हो, या कोई इनसे शत्रुता करनी हो, या संधि करनी हो, या मित्रता करनी हो, तो ये निर्णय हो गए। यहाँ पर आप देखेंगे म्यांमार है, मान लीजिए म्यांमार से कुछ ऐसा हम संधि वंधि करते हैं। इधर पाकिस्तान है, मान लीजिए पाकिस्तान से हम युद्ध ही करते हैं, पाक है, पाक से युद्ध करते हैं। यहाँ पर अफगानिस्तान है, या और कोई भी देश, चाहे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, जिसकी सीमा नहीं भी लगती, तब भी आप समझ सकते हैं। तो भैया एक तो आंतरिक मामले होते हैं, और दूसरा क्या है आपको समझना है कि बाह्य मामले होते हैं। तो आंतरिक मामले में देश हमारा एकदम स्वतंत्र है, और बाह्य मामले में भी हमारा देश एकदम स्वतंत्र है। कहने का मतलब ये है कि जो भारत है वो अपने बाह्य मामले में कोई भी डिसीजन ले सकता है, उसे किसी दूसरे से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि हमारी और पाकिस्तान की शत्रुता है, तो ये किसी के कहने से खत्म नहीं हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम नेपाल के साथ कोई व्यापार कर रहे हैं, म्यांमार के साथ कोई व्यापार कर रहे हैं, तो हम एकदम स्वतंत्र हैं कि हम अपने मन से व्यापार कर सकते हैं। उसमें अमेरिका, जापान और किसी की राय लेने की, किसी के आदेश की, किसी बाह्य शक्ति के दबाव की जरूरत नहीं है। यानी हमारा भारत देश अपने विदेशी मामले में या बाह्य मामले में भी स्वतंत्र है। तो मैंने क्या बताया कि किसी भी देश में 2 तरह के डिसीजन होते हैं, एक आंतरिक मामले और एक बाह्य मामले। तो भैया अब हम समझेंगे कि संप्रभुता क्या है। तो आप कहेंगे कि जब कोई देश, यहाँ पर पहले परिभाषा देख लेते हैं, जब कोई देश अपने आंतरिक तथा बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र हो तो वह गुण संप्रभुता कहलाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई देश अपने आंतरिक मामले, जब कोई देश अपने आंतरिक मामले यानी कि अंदर के मामले, और बाहरी मामले यानी कि किसी अन्य देश से, चाहे वो व्यापार का हो, संधि का हो, मित्रता को हो, शत्रुता का हो, इसके निर्णय लेने में क्या हो भैया, तो स्वतंत्र हो, तो उसे हम संप्रभुता कह देते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब कोई देश अपने आंतरिक तथा बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र हो तो वह गुण संप्रभुता कहलाती है, और वह देश संप्रभु कहलाता है। अब ऐसे ही देखेंगे कि निर्णय लेने की स्वतंत्रता 2 तरीके की होती है, आंतरिक निर्णय और विदेश नीति से संबंधित निर्णय या बाह्य निर्णय। अब आंतरिक निर्णय में आर्थिक निर्णय हो गए, सामाजिक निर्णय और धार्मिक निर्णय। हमारा भारत देश इसमें पूर्णतः स्वतंत्र है। ऐसे ही विदेशी या बाह्य निर्णय में रक्षा संबंधी निर्णय, संधि, मित्र, शत्रु राष्ट्र और व्यापार संबंधी, जैसे भारत अन्य विदेशी देशों से व्यापार करता है तो कोई भी पॉलिसी में चेंज करने होगा तो भारत को किसी अन्य देश से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसमें भी भारत पूर्णतः स्वतंत्र है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा देश क्या है, संप्रभु राष्ट्र है, और हमारे देश में संप्रभुता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि निर्णय लेने की स्वतंत्रता, चाहे वो आंतरिक मामले में हो या बाह्य मामले में,
हो। बिना किसी बाह्य दबाव के अगर कोई भी देश अपने आंतरिक और बाह्य मामले में निर्णय ले लेता है तो उसे हम संप्रभु देश कहते हैं और यह गुण उसकी संप्रभुता कहलाती है। सिंपल था और आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि भारत की आंतरिक तथा विदेश नीति स्वतंत्र है, यानी भारत कुछ भी करे, किसी से परमिशन लेने की उसे कोई विशेष खास जरूरत नहीं है। वह किसी से परमिशन नहीं लेगा। मोदी जी को कहीं भी जाना है, मान लीजिए फ्रांस का दौरा करना है, तो अमेरिका से नहीं पूछना पड़ेगा कि मैं वहां पर जाऊं या नहीं जाऊं। उनकी मर्जी, वो चाहे तो जापान चले जाएं, वो चाहे सिंगापुर चले जाएं, वो चाहे मलेशिया चले जाएं, या वो चाहे इंडोनेशिया चले जाएं, वो चाहे तो सऊदी अरब चले जाएं, उनकी मर्जी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि हमारा देश संप्रभु है। अब हम अगले शब्द की बात करेंगे जिसे हम कहते हैं समाजवादी, यानी कि सोशलिस्ट। भैया ये शब्द शुरुआत से आप पढ़ते आए होंगे और आपके मन में डाउट रहता होगा, आज ये डाउट आपका खत्म हो जाएगा। अगर मैं बात करूं समाजवादी शब्द का, तो अलग अलग देशों ने समाजवाद को अलग अलग दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। यानी कि रूस में समाजवाद का थोड़ा भिन्न अर्थ हो सकता है, यूरोप में थोड़ा भिन्न हो सकता है, और भारत में इसका दूसरा अर्थ हो सकता है। यानी कि लक्ष्य सबका एक ही है, यानी कि जो सामान्य लोग हैं, समाज में रह रहे लोग हैं, उनका कल्याण करना ही इसका लक्ष्य है। लेकिन अलग अलग देशों ने अपने दृष्टिकोण के हिसाब से समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट शब्द की क्या की है, परिभाषा दी है। अब पहले हम समझ लेते हैं आखिर समाजवाद है क्या। तो समाजवाद है भैया समाज में रह रहे लोगों का कल्याण करना, उनके हित में कार्य करना, जनता के हित में कार्य करना, समाज के लोगों के हित में कार्य करना और उनका कल्याण करना ही समाजवाद है। अच्छा, जो भारत का समाजवाद है उसे हम भारतीय समाजवाद कहते हैं, यानी इंडियन सोशलिज्म है। और जो इंडियन सोशलिज्म है यानी भारतीय समाजवाद है, वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। यानी कि उसकी अवधारणा क्या है, तो आप कहेंगे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। यानी कि हमारे भारत का जो समाजवाद शब्द है, जो प्रस्तावना में लिया गया है, उसका समाजवादी शब्द का अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यानी कि जो हमारे प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का प्रयोग किया गया है, उसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, तो आप कहेंगे एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना जिसमें समाज का कल्याण हो। और इसका स्थापना यानी कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना कैसे होगी भैया, तो आप कहेंगे नो कंसंट्रेशन ऑफ द पावर एंड मनी, यानी कि शक्ति तथा धन के संकेंद्रण को रोकना ही क्या है, हमारा लक्ष्य रखा गया है, उद्देश्य रखा गया है। और जब शक्ति तथा धन का संकेंद्रण रुकेगा तभी एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। कहने का मतलब क्या है संकेंद्रण से, तो आप कहेंगे कि किसी एक वर्ग के पास शक्ति और धन न रहे, यानी कि कोई ऐसा ना हो कि अमीर अमीर होता जाए और गरीब और भी गरीब हो जाए। ऐसा रोकने के लिए समाजवादी शब्द का प्रयोग किया गया है प्रस्तावना में, यानी कि शक्ति तथा धन के संकेंद्रण को रोकना। यानी हमारे भारतीय समाजवाद ये कहता है कि किसी एक वर्ग के पास शक्ति नहीं होनी चाहिए, ना ही उसके पास ज्यादा शक्ति होनी चाहिए किसी एक वर्ग के पास, और ना ही एक वर्ग के पास क्या होनी चाहिए भैया, ज्यादा धन होना चाहिए, नहीं तो उसी का प्रभुत्व रहेगा समाज में। जैसे कोई भी अमीर है, एक वर्ग, अगर कोई एक वर्ग मान लीजिए वही अमीर होता चला जाए तो देश का कल्याण नहीं होगा। इसलिए इस संकेंद्रण को रोकना है, यानी कि सबको इक्वल पावर और मनी मतलब मिलनी चाहिए, या सबको ऐसा प्रतिभाग होना चाहिए। तो ऐसा किया गया है कि शक्ति तथा धन का संकेंद्रण ना हो। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी अमीर होता है तो अमीर पर टैक्स ज्यादा लगता है और गरीब जो होता है उस पर टैक्स नहीं लगता। एक ऐसी इनकम निर्धारित की गई है, उसके ऊपर जब कमाई होती है तभी टैक्स लगता है। जो जितना अमीर होगा उससे ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। टैक्स ऊपर का एरो का निशान है, यानी ज्यादा देना पड़ता है, और गरीब को टैक्स नहीं देना पड़ता भारत में। तो ये किस लिए किया गया है कि गरीब और गरीब ना हो और अमीर ज्यादा अमीर ना हो जाए। संकेंद्रण को ही रोकने के लिए क्या किया गया है कि अमीरों पर टैक्स लगाया गया है और गरीबों को टैक्स से मुक्त रखा गया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा समाजवादी शब्द भी। अब इसके बाद हम बात करेंगे पंथ निरपेक्ष शब्द की। एक ही बहुत ही पॉपुलर शब्द है, हमारी प्रस्तावना में भी प्रयोग हुआ और अक्सर इनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि आखिर सेकुलर यानी कि पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ है भैया। तो पंथ निरपेक्ष का अर्थ है नो नेशनल रिलीजन, यानी कि कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। अगर कोई भी देश पंथ निरपेक्ष है, जैसे हमारा देश पंथ निरपेक्ष है, तो उसका कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। यानी कि एक सिंपल बात से आप समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि पंथ निरपेक्ष कहने का क्या मतलब है भैया। तो आप कहेंगे पंथ निरपेक्ष, मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं लिख के। पंथ निरपेक्ष की अगर मैं बात करूं तो पंथ निरपेक्ष डायरेक्ट ये कहता है कि देश का कोई धर्म नहीं होगा, देश का कोई धर्म नहीं होगा, कोई धर्म नहीं, देश का कोई धर्म नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि पंथ निरपेक्ष क्या कहता है
कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, कोई एक स्पेसिफिक धर्म नहीं होगा कि जैसे हमारा राष्ट्र हिंदुज्म है, हिंदू है या इस्लाम है या जैन है, ऐसा कोई एक धर्म नहीं होगा। हमारे भारत का जो भारत है वो पंथ निरपेक्ष है, उसका कोई धर्म नहीं है। हालांकि जो देश के नागरिक हैं वो अपना कोई भी धर्म अपना सकते हैं, परंतु देश का कोई धर्म नहीं होगा। यहाँ पर एक शब्द लिखा गया है कि जो देश के नागरिक हैं वो अपना कोई भी धर्म अपना सकते हैं, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा। मैं आपको समझा देता हूं कि मान लीजिए भारत में एक राम नाम का लड़का रहता है, राम, एक रहीम नाम का लड़का रहता है, एक जॉर्ज नाम का लड़का रहता है और एक सुखविंद्र, सुख या आप कह सकते हैं एक क्या नाम ले लिया जाए, कोई आसान नाम ले लिया जाए, कोई हम ले लेते हैं रणजीत नाम का लड़का रहता है। ओके, तो ये 4 लोग रहते हैं भारत में। तो राम क्या है भैया? हिंदू है। राम क्या है? हिंदू है। जो रहीम है वो क्या है भैया? तो आप कहेंगे मुस्लिम है। ये चारों लोग भारत में ही रहते हैं। जॉर्ज क्या है? तो आप कहेंगे क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन है। और अगर मैं बात करूं रणजीत की, तो ये क्या है भैया? तो ये सिख है, सिख धर्म को मानते हैं। तो भारत में 4 लोग रहते हैं, राम हिंदू हैं, रहीम मुस्लिम है, जॉर्ज क्रिश्चियन है और रणजीत क्या है? सिख है। तो ये लाइन यही कहती है कि नागरिक अपना कोई भी धर्म अपना सकता है, परंतु देश का कोई धर्म नहीं होगा। कहने का मतलब कि ये चारों लोग क्या हैं, कहाँ रहते हैं? तो आप कहेंगे ये चारों लोग इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं। अब ये भारत में रहते हैं, इनके धर्म अलग अलग हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। भारत के जो नागरिक हैं वो हिंदू धर्म भी अपना सकते हैं, वो मुस्लिम में भी आस्था रख सकते हैं, इस्लाम धर्म में भी आस्था रख सकते हैं, वो क्रिश्चियन धर्म को मान सकते हैं और वो सिख धर्म को मान सकते हैं। आप अपने आसपास भी देखते होंगे, हर लोग, विविधता है भारत में, हर जाति धर्म के लोग रहते हैं भारत में। तो ऐसे ही भारत में किसी भी जाति जो नागरिक है वो किसी भी धर्म में आस्था रख सकता है, भारत को उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, यानी भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, इसका कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। जैसे पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय धर्म क्या है? तो आप कहेंगे इस्लाम। तो इसका कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। कहने का मतलब है कि भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, किसी एक धर्म को भारत वरीयता नहीं देगा, और इसी को हम क्या कहते हैं? तो पंथ निरपेक्ष कहते हैं। यानी कि आप कहेंगे कि इक्वल प्रेफरेंस ऑफ ऑल दी रिलीजियंस, यानी कि सभी धर्मों को समान वरीयता दी जाएगी, और यही धर्म निरपेक्ष है। यही क्या है? धर्म निरपेक्ष है। यानी अब आपसे कोई पूछे कि पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, यही पंथ निरपेक्ष है। यानी भारत सभी धर्मों को सामान्य नजर से देखेगा, सबको समान वरीयता देगा, और इसी को हम क्या कहते हैं? पंथ निरपेक्ष कहते हैं भैया। अच्छा, अब एक डाउट और आता है, उसे भी क्लियर कर देता हूं। एक डाउट क्या आता है दोस्तों में कि भैया धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में अंतर क्या है? धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष, ये डाउट बहुत आता है। अगर आपके मन में भी आया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष लेकर आपको डाउट आए हैं कि नहीं। जैसे हमारा भारत पंथ निरपेक्ष राज्य है, तो कई लोग क्रॉस क्वेश्चनिंग कहते हैं कि धर्म निरपेक्ष क्यों नहीं है, क्योंकि सभी कहते हैं कि मतलब तो सेम ही है। मतलब सेम नहीं है, मतलब एक जैसा ही है, लेकिन थोड़ा परिवर्तन है। जो पंथ निरपेक्ष है वो एक स्टेप और आगे है, और धर्म निरपेक्ष एक स्टेप पीछे है। किस तरीके से भैया? तो अगर कोई राष्ट्र धर्म निरपेक्ष है मान लीजिए, तो उसमें मान लीजिए कि हिंदू है, मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम, अब मान लीजिए बौद्ध हैं, और मान लीजिए जैन लोग रहते हैं। तो धर्म निरपेक्ष क्या कहता है कि सभी धर्मों को क्या समान वरीयता दी जाएगी, सभी धर्मों को क्या माना जाएगा? धर्मों को समान माना जाएगा, धर्मों को समान माना जाएगा, और सबको समान वरीयता दी जाएगी, समान माना जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कहता है धर्म निरपेक्ष। लेकिन पंथ निरपेक्ष क्या कहता है भैया? कि जो धर्म है वो धर्म निरपेक्ष है, वो सिर्फ धर्म तक ही सीमित रहता है। लेकिन पंथ निरपेक्ष एक स्टेप और आगे बढ़ जाता है। किस तरीके से भैया? क्योंकि एक धर्म के अंदर कई सारे पंथ हो सकते हैं। आप कहेंगे कि एक धर्म के अंदर कई पंथ हो सकते हैं, कई पंथ हो सकते हैं।
हो सकते हैं। एक धर्म के अंदर भैया कई सारे पंथ हो सकते हैं। आप कहेंगे कि कैसे भैया कई सारे पंथ हो सकते हैं? तो आप कहेंगे कि जैसे जैन धर्म हो गया, तो जैन धर्म में आपने देखा होगा 2 शाखाएं होती हैं, एक होता है श्वेतांबर और एक होता है दिगंबर। ऐसे ही आपने मुस्लिम धर्म में देखा होगा, वैसे कई सारे पंथ हैं इसमें, लेकिन 2 प्रमुख जो पंथ हैं वो हैं शिया और सुन्नी। मैं आपको समझा रहा हूं यहां से। तो भैया धर्मनिरपेक्ष जो है सिर्फ धर्म तक ही सीमित है, यानी हिंदू मुस्लिम बौद्ध जैन। लेकिन पंथ निरपेक्ष क्या है? धर्म के अंदर भी वो विस्तारित होता है, यानी कि जैसे जैन धर्म की 2 शाखाएं हैं, तो ये जो श्वेतांबर शाखा है ये एक पंथ है, दिगंबर क्या है? एक पंथ है, शिया भी क्या है? एक पंथ है। धर्म के अंदर जो भाग हैं वो पंथ कहलाते हैं। तो भारत पंथ निरपेक्ष इसलिए है क्योंकि वह कहता है कि वह धर्मों को तो समान वरीयता देगा ही, साथ ही वह सभी पंथों को भी समान रूप से देखेगा। किसी भी विशेष पंथ को कोई विशिष्ट मतलब वरीयता नहीं दी जाएगी, सबको समान देखा जाएगा। चाहे वो श्वेतांबर वाला हो, वो भी गवर्नमेंट के सामने समान है, कोई शिया वर्ग का मुस्लिम हो या सुन्नी वर्ग का, वो भी समान है, कोई दिगंबर शाखा का हो वो भी समान है, कोई मिश्रा हो, तिवारी हो, वो भी सभी क्या है? समान है। ऐसे हिंदू धर्म में बहुत सारे हो जाते हैं। तो ऐसे ही आप देखेंगे क्या है कि सभी लोग समान हैं भारतीय संविधान की नजर में। तो धर्म निरपेक्ष केवल धर्म तक सीमित है, परंतु पंथ निरपेक्ष धर्म के अंदर पंथों को तक विस्तारित है, यानी कि एक धर्म के अंदर कई पंथ हो सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे जैन धर्म के अंदर श्वेतांबर दिगंबर, मुस्लिम के अंदर शिया सुन्नी, ये सारे पंथ हैं। बौद्ध के अंदर हीनयान महायान। तो इन सबको ये क्या करेगा? समान रूप से वरीयता देगा, सबको समान नजर से देखेगा, और यही है पंथ निरपेक्ष। यानी भारत का संविधान केवल धर्म ही नहीं अपितु धर्म के अंदर पंथों के आधार पर भी भेदभाव नहीं करेगा। कहने का मतलब क्या है कि भारत का संविधान धर्म ही नहीं अपितु धर्म के अंदर जितने सारे पंथ हैं उनके आधार पर भी भेदभाव नहीं करेगा। धर्म के अंदर किसी विशेष पंथ को भी वरीयता नहीं दी जाएगी, सभी पंथों को सामान्य नजर से ही देखा जाएगा, सबको समान अधिकार ही मिलेंगे। यही हुआ पंथ निरपेक्ष। उम्मीद है इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा अगर इतनी क्लासेस आपको बेहतर तरीके से समझ में आई हैं। अब हम बात करेंगे लोकतांत्रिक। ये अगला शब्द आता है डेमोक्रेटिक। क्या होता है भैया? तो डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी से आया है, लोकतंत्र से आया है। आप जानते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? तो आप कहेंगे गवर्नमेंट और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट शुड बी इलेक्टेड, यानी कि सरकार तथा सरकार के प्रतिनिधि निर्वाचित होंगे। पिछले साल प्रधानमंत्री के चुनाव हुए थे, तो गवर्नमेंट भी चुनी जाएगी, उनके प्रतिनिधि जो है सांसद, ये सारी चीजें क्या होंगी? चुने जाएंगे। सांसद भी चुने जाते हैं, जनता वोट देती है और फिर इन लोगों को चुनती है, यानी सरकार तथा सरकार के प्रतिनिधि निर्वाचित होंगे। यही कहता है लोकतंत्र और यही लोकतांत्रिक प्रणाली है, आप कह सकते हैं। तो प्रस्तावना में इसी की बात करी गई है कि हमारा भारतीय संविधान कहता है कि जो हमारा देश होगा वो लोकतांत्रिक देश होगा। यहाँ पर सरकार तथा सरकार के प्रतिनिधि निर्वाचित होंगे। गवर्नमेंट और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट शुड बी इलेक्टेड। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब्राहम लिंकन के शब्दों में परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है कि अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को किस तरीके से परिभाषित किया? तो आप कहेंगे उन्होंने परिभाषा दी थी ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। क्या परिभाषा दी थी? तो ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल और फॉर द पीपुल, यानी कि जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था कि जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन ही क्या है? लोकतंत्र है। तो आप कह सकते हैं, आपसे कोई पूछे कि लोकतंत्र क्या है, तो आप कहेंगे जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। इतनी चीजें समझ में आ गई। लोकतंत्र भी हम समझ चुके हैं। अब बात करने वाले हैं गणराज्य शब्द की। जो लास्ट शब्द है उसे आज हम समझने वाले हैं, क्योंकि वीडियो लंबी भी हो रही है, तो हम आज गणराज्य तक समझ लेंगे। गणराज्य की अगर मैं बात करूं रिपब्लिक, तो रिपब्लिक शब्द क्या कहता है? प्रस्तावना में इस शब्द का भी प्रयोग किया गया है। तो रिपब्लिक कहने का मतलब डायरेक्ट सा मतलब है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। भैया राजा शाही होती थी पहले, राजाओं का शासन जब होता है था राजा शाही होती थी। तो राजा शाही में क्या होता था कि मान लीजिए कि कोई राजा है जिसका नाम है अमित नाम का राजा है। ये अमित जो है वो राजा हैं। तो जब ये बुढ़े हो जाएंगे तो इनके बेटे सुमित राजा बनेंगे। फिर जब सुमित भी बुढ़े हो जाएंगे तो इनका बेटे कोई होंगे, मान लीजिए अंश, इनकी बेटी हैं, ये राजा बनेंगे। यानी कि ये सारी चीजें कब चलती थी? तो ये वंश के आधार पर चलती थी, यानी राजा का बेटा ही राजा बनता था। लेकिन गणराज्य क्या कहता है कि वंश के आधार पर शासन नहीं चलेगा, यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, शासन वंशानुगत नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि
राजा एक बार कोई प्रधानमंत्री बन जाए तो फिर उसी की वंश चलने लगेगा, उनके बेटे ही बनेंगे प्रधानमंत्री। कहने का मतलब है गणराज्य क्या कहता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो योग्य होगा। ये एक डायलॉग भी था किसमें भैया, तो सुपर 30 मूवी आई थी ऋतिक रोशन की। आप बताइएगा क्या सही है? अगर वो मूवी आपने देखी है तो उसमें ये डायलॉग कहा गया था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ऋतिक रोशन ने कहा था, उसके फादर ने कहा था, राजा वही बनेगा जो उसका हकदार होगा या योग्य जो होगा। तो वही कहता है रिपब्लिक। आप इससे समझ सकते हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, यानी जो शासन है वो वंशानुगत नहीं होगा। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि हेड ऑफ द नेशन शुड बी इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी कि देश का प्रमुख जो होता है यानी कि राष्ट्रपति, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होना चाहिए। अगर कोई भी देश गणराज्य बनना चाहता है तो उसका जो प्रमुख है, देश का प्रमुख, हमारे देश का प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होना चाहिए। यहाँ पर आप समझेंगे कि जैसे भारत का जो राष्ट्रपति है वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, जनता इन्हें डायरेक्ट वोट नहीं देती, जनता जिनको चुने रहती है, जो प्रतिनिधि होते हैं वही इनको वोट देते हैं और उन्हीं चुनते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष चुनाव कहाँ पर होता है, तो अमेरिका में। अमेरिका में जो देश का प्रमुख होता है वही मेन पद भी होता है। तो अमेरिका का राष्ट्रपति जो है उसे जनता डायरेक्ट इलेक्ट करती है यानी चुनती है। जैसे हमारे भारत देश में प्रधानमंत्री का पद चुना जाता है, वैसे अमेरिका में राष्ट्रपति का पद चुना जाता है। तो आप यही कहेंगे गणराज्य में कोई पूछे तो आप कहेंगे कि शासन वंशानुगत नहीं होगा, यही गणराज्य है, यानी कि देश का जो प्रमुख है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होगा भैया, तो आप कहेंगे वो निर्वाचित किया जाएगा, जनता के द्वारा चुना जाएगा। इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको ये नोट्स चाहिए भैया तो आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।